हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट स्कॉलर्स वोल्केनो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी पर एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत की है जो हर एक उस कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जो शिक्षक भर्तियों या शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं या बीएड और एमएड का कोर्स कर रहे हैं। इस सीरीज की पिछली क्लास में हमने क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता टॉपिक की शुरुआत की थी, जिसमें हम क्रिएटिविटी के मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, प्रोसेस और स्टेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, हाउ टू डेवलप क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रंस आदि पॉइंट्स पे चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम आगे के पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, मेन टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। तो आइए बिना देरी किए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये हैं आज के हमारे कुछ डिस्कशन पॉइंट। पहला है इसमें थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के सिद्धांत। अगर सृजनात्मकता के सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य तौर पर 7 सिद्धांतों को दर्शाया गया है। पहला, सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत, उन्माद समकक्ष सृजनात्मकता सिद्धांत, सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत, वातावरणजन्य सृजनात्मकता का सिद्धांत, परमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत, सृजनात्मकता का सतर सिद्धांत और सृजनात्मकता का प्रक्रिया सिद्धांत यानी प्रोसेस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। तो पहले की जब बात करते हैं तो वह है सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत यानी एंशिएंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इसके अनुसार सृजनात्मकता को ईश्वर का उपहार माना गया यानी गिफ्ट फ्रॉम गॉड माना गया है। जो व्यक्ति ईश्वर का अधिक कृपा पात्र होता है वही अधिक सृजनशील होता है। यह विचार पूर्णतः अध्यात्मवादी है और सृजनात्मकता इसके अनुसार जन्मजात या दैवीय गुण माना गया है, यानी ईश्वर की जिसके ऊपर जितनी कृपा होगी वह उतना ही सृजनशील होगा इस सिद्धांत के अनुसार। दूसरा है उन्माद समकक्ष सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो सृजनात्मकता है उसको मानसिक उन्माद और मानसिक अवस्था यानी मानसिक अव्यवस्था का लक्षण माना गया है। यह विचार क्यों आया? क्योंकि जो सृजनशीलता है और जो उन्मादी व्यवहार है वो कभी कभी साथ दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो उन्माद है और जो सृजनशीलता है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अगर हम इसके में अंतर की बात करें तो जो उन्मादी व्यक्ति है वो अपनी अलग दुनिया में रहता है, वो अपनी व्यक्तिगत रुचियों में खोया रहता है, अपने ही स्वार्थ के लिए वो कार्य करता है, समाज से उसका कोई संबंध नहीं है या वो समाज से अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहता, समाज में अपना कोई योगदान नहीं देना चाहता, सिर्फ वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही कार्य करता है। अगर हम सृजनशील व्यक्ति की बात करें तो वो समाज के लिए उपयोगी कार्य करता है, वो नए विचारों को प्रस्तुत करता है और समस्याओं के नए नए समाधान प्रस्तुत करके समाज में अपनी अहम भूमिका निभाता है। सृजनशील व्यक्ति थोड़ा अलग हो सकता है, उसका व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन उसको हम पागल या एबनॉर्मल नहीं कह सकते। तो ये है उन्माद समकक्ष सृजनात्मकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत यानी इनबॉर्न थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इस सिद्धांत के अनुसार जो सृजनात्मकता है वो जन्मजात क्षमता मानी गई है, यानी यह है क्या है, एक कॉग्निटिव एबिलिटी है और मेंटल पावर है जिसको बालक जन्म से लेकर क्या है पैदा होता है। इसको पूर्णतः वंशानुक्रम आधारित माना गया है, यानी इसका जो निर्धारण है वो वंशानुक्रम से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बाद में सीखना या अर्जित करना संभव नहीं है, यानी एनवायरनमेंट का इसके सिद्धांत के अनुसार कोई रोल नहीं है। जो कुछ भी सृजनात्मक प्रकार के जो गुण बालक लेकर पैदा होता है वो सिर्फ जन्म से ही है, वातावरण का उसके ऊपर कोई प्रभाव इस सिद्धांत के अनुसार नहीं माना गया है। अगर कुछ उदाहरणों की बात करते हैं जैसे जेम्स वॉट है, न्यूटन है, महात्मा गांधी है, एल्बर्ट आइंस्टीन है, रामानुजन और विवेकानंद जैसे जो महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी जो साधारण सोच थी या जो खोज करने के उनके जो तरीके थे या जो उनकी विचारों की क्षमता थी वो इनबॉर्न थी, ना कि वो वातावरण से प्रभावित थी। 4th नंबर पे बात करते हैं वातावरणजन्य सृजनात्मकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटली एक्वायर्ड क्रिएटिविटी। इसके अनुसार सृजनात्मकता केवल ईश्वरीय उपहार या जन्मजात गुण नहीं बल्कि वो एक एक्वायर यानी अर्जित योग्यता भी है, यानी वातावरण में ही उसका विकास क्या है संभव है। वातावरण एक अहम भूमिका उसके विकास में निभाता है। अगर मुख्य विचार की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार का वातावरण यानी अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण बताया गया है। अनुकूल जो वातावरण है वो सृजनात्मकता के विकास में हेल्प करता है, लेकिन जो प्रतिकूल वातावरण है वो सृजनात्मकता में
के विकास में बैरियर का काम करता है। अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक वातावरण की बात करें तो जो सकारात्मक वातावरण है वो ओपन है, डेमोक्रेटिव है और मोटिवेटिंग है, जो सृजनात्मकता को बढ़ाने में हेल्पफुल है। लेकिन अगर हम नेगेटिव एनवायरनमेंट की बात करें तो वो नैरो है, अथॉरिटेटिव है और डिस्कोरेजिंग है। इससे सृजनात्मकता घटती है या दबती है। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव होना किसी भी बालक या व्यक्ति के लिए उसमें जो एनवायरनमेंट है उसकी जो भूमिका वो महत्वपूर्ण मानी गई है। फिफ्थ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे है प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इसके अनुसार सृजनात्मकता जो है वो दोनों गोलार्धों यानी मस्तिष्क के जो दो गोलार्ध हैं उनकी अंतःक्रिया का परिणाम है। मस्तिष्क के जो दो भाग हैं वो है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर है वो पूर्णतः सृजनात्मकता, कल्पना और कला से जुड़ा हुआ है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो पूर्णतः लॉजिक, विश्लेषण और गणना से जुड़ा है। यानी अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो दोनों गोलार्ध हैं वो नर्व से जुड़े हैं और दोनों की जो भूमिकाएं हैं यानी रोल है वो अलग अलग हैं। अगर हम सृजनशील व्यक्तियों की बात करते हैं तो उसमें जो है उनमें जो है वो जो दायां गोलार्ध है यानी जो राइट हेमिस्फीयर है वो अधिक एक्टिव है। अगर हम तार्किक व्यक्तियों की बात करें तो उनमें जो बायां गोलार्ध यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो अधिक एक्टिव पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनशील व्यक्ति और जो तार्किक व्यक्ति हैं उनमें दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध सक्रिय पाया गया। सिक्स्थ है मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी साइको एनालिसिस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जो सृजनात्मकता है वो संवेगात्मक जो शोधन है यानी इमोशनल जो सब्लिमेशन है उसका जो साधन और परिणाम है। यानी इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो फ्रॉइड को दिया जाता है। फ्रॉइड ने सृजनात्मकता को क्या है व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं हैं उनकी इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन यानी उनका अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति उनको बताया है। यानी व्यक्ति के अंदर कुछ इच्छाएं हैं जो दमित तौर पर पाई जाती हैं, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में रन करती हैं, तो वो समाज में स्वीकार्य नहीं होती, तो उनको वो ट्रांसफॉर्म करके इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वो समाज में स्वीकार्य हो जाती हैं। यानी उनको इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि उनको समाज जो है सोसाइटी वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। तो फ्रॉइड के अनुसार जो सृजनात्मकता है वो अचेतन मन की अभिव्यक्ति है, यानी उसके अंदर कुछ दमित इच्छाएं हैं उनको वो ट्रांसफॉर्म करके नए रूप में प्रस्तुत करता है। इसको हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक भावनाएं हैं वो उनको रचनात्मक कार्यों में बदल कर प्रस्तुत करता है, जिससे उसको क्या है सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसको क्या है मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी क्रिएटिविटी का मनोविश्लेषण सिद्धांत कह सकते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत। यहाँ पे जो आई ए टेलर हैं उन्होंने सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं या उनको 5 स्तरों में विकसित किया या बताया है कि सृजनात्मकता है 5 स्तरों में विकसित होती है। तो पहले स्तर की जब बात करते हैं तो उसमें है अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता यानी एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी। यह सबसे निम्न स्तर की क्रिएटिविटी है जो स्वस्फूर्त अभिव्यक्ति यानी स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन इसको कह सकते हैं। इसमें मौलिकता, नवीनता जैसे गुणों का समावेशन नहीं होता या फिर इनके ऊपर कोई जोर नहीं दिया जाता। अगर दूसरे प्रकार की बात करें या दूसरे स्तर की बात करें तो वो है प्रोडक्शन क्रिएटिविटी। इसमें व्यक्ति क्या है नई वस्तुएं और नया उत्पादन बनाने की जो अक्षमता है वो इसमें डेवलप होती है। तीसरे स्तर की बात करते हैं तो वो है अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता यानी पुरानी चीज़ों को नए तरीके से प्रस्तुत करने की जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसको क्या है अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता का नाम दिया गया है। फोर्थ की जब स्तर की हम बात करते हैं तो वो है नवाचारित सृजनात्मकता यानी इनोवेटिव क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, यानी वो आइडियाज़ हो सकते हैं, थ्योरीज हो सकती हैं। यह पूर्णतः क्या है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड है, यानी उस स्तर की जो अमूर्त सोच है उस पर निर्भर करती है। अगर हम 5वें स्तर की बात करते हैं तो वो है उदयात्मक सृजनात्मकता यानी इमर्जिनेटिव क्रिएटिविटी। यह सबसे हाईएस्ट लेवल की जो सृजनात्मकता है वो है। इसमें क्या है कि जो अमूर्त विचार हैं या सिद्धांत हैं या फिर जो मान्यताएं हैं उनका उपयोग करके क्या है उच्च कोटि के नए सिद्धांत और विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। यह रेयर ही मिलती है, यानी इस प्रकार के व्यक्ति रेयर मिलते हैं जिनमें इस प्रकार की जो सृजनात्मकता है वो पाई जाती है। अगर निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जिस स्तर तक पहुंचता है उसमें उसी स्तर की सृजनशीलता पाई जाती है या फिर उसको उसी स्तर का सृजनशील व्यक्ति माना जाता है। 8 की बात करते हैं तो सृजनात्मकता का प्रक्रिया सिद्धांत यानी प्रोसेस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। एस अरेती के अनुसार क्या है जो सृजनात्मकता है एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यानी क्रिएटिव प्रोसेस है
और वो है दो प्रोसेस का सिंथेसिस है, यानी उन्होंने इसको प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस का एक मैजिक सिंथेसिस बताया है। उन्होंने कहा है कि दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, प्राथमिक प्रक्रिया और द्वितीय प्रक्रिया। प्राथमिक प्रक्रिया में उन्होंने बताया है कि प्राथमिक प्रक्रिया जो है वो इमेच्योर माइंड में होती है, उसमें इदम और अचेतन यानी ईद और अनकॉन्शियस का प्रभाव देखने को पाया जाता है और यह पूर्णतः इलॉजिकल है और इमेजिनेटिव है। लेकिन द्वितीय प्रक्रिया यानी सेकेंडरी प्रोसेस की जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि वो मैच्योर माइंड में होती है और वो कॉन्शियस माइंड से प्रभावित है और पूर्णतः वो लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड है। यानी इसमें अगर मुख्य अंतर की हम बात करें तो जो प्राथमिक प्रक्रिया यानी प्राइमरी प्रोसेस है वो इमेच्योर माइंड में है, ईदम और अनकॉन्शियस का उसके ऊपर प्रभाव है और वो इलॉजिकल और इमेजिनेटिव है। अगर हम सेकेंडरी प्रोसेस की बात करें तो वो मैच्योर माइंड का प्रोडक्ट है और वो टोटली वो कॉन्शियस नेस से क्या है प्रभावित है या पूर्णतः कॉन्शियसनेस में कार्य करती है और वो लॉजिकल है और ऑर्गेनाइज मैनर में पाई जाती है। अगर इसके मुख्य विचार की बात करें तो जो सृजनात्मकता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या है संयोजन है, यानी प्राइमरी जो प्रोसेस है और जो सेकेंडरी प्रोसेस है उनका दोनों का इंटीग्रेशन है। दोनों क्रिया मिलकर ही क्या करती हैं, जो अनावश्यक तत्व हैं या जो इलॉजिकल पॉइंट्स हैं उनको हटा देती हैं और जो नए और उपयोगी विचार हैं उनको क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो अगर विशेष बात की करें तो यह जो सिद्धांत है वो जो फ्राइड की अवधारणा है उसको आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की प्रक्रिया या क्रिएटिविटी एज ए प्रोसेस। देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी को एज ए प्रोसेस बताया है और कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी को एज ए प्रोडक्ट बताया है। तो सृजनात्मकता प्रक्रिया के तौर पर क्या है? सृजनात्मकता को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके क्या भिन्न भिन्न क्या है स्टेजेस बताए हैं, सभी ने अपने अपने मॉडल अपने दृष्टिकोण से सही बताए हैं। यह एक फ्लेक्सिबल प्रक्रिया, इसमें कुछ व्यक्ति क्या है कुछ चरण छोड़ भी सकता है और कुछ को दोहरा भी सकता है, यानी पूरी की पूरी प्रोसेस है जो सृजनात्मकता है पूरी प्रोसेस से होकर गुजरती है और वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। जरूरी नहीं कि 4 के 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, कुछ को छोड़ा भी जा सकता है, कुछ को रिपीट भी किया जा सकता है। जो ई पॉल टॉरेंस थे और आरी मेयर्स थे उन्होंने इसके 4 जो सोपान है स्टेप्स हैं वो बताए हैं। पहला है कि अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या को सबसे पहले पहचानना कि समस्या क्या है, उसको पूर्णतः समझना। दूसरे में आता है उससे संबंधित जो जानकारी है या जो तथ्य हैं उनको एकत्रित करना और उनके आधार पर क्या है नए विचारों या विकल्पों को खोजना, यानी समस्या का समाधान खोजना। और 5वें में फिर उस समस्या के समाधान को दूसरों तक पहुंचाना, यानी कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर 4 जो स्टेप बताए हैं उसमें क्या है, पहला समस्या की पहचान की जाएगी, उसको पूरी तरह से समझा जाएगा, उससे संबंधित जानकारी दूसरे स्तर पर क्या एकत्रित की जाएगी, उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको एकत्रित किया जाएगा, उनका एनालिसिस करके जो रिजल्ट्स हैं या फिर जो सॉल्यूशंस हैं वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे और फिर उन जो सॉल्यूशंस को आगे 5 जो 4th स्तर है उसके तहत या जो 4th स्टेप है उसके तहत आगे कम्युनिकेट किया जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एज ए प्रोडक्ट, यानी सृजनात्मकता एक परिणाम के तौर पर। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने सृजनात्मकता को परिणाम या उत्पाद के रूप में समझा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की सृजनात्मकता का पता उसके विचारों, निर्मित वस्तु, सिद्धांत और साहित्यिक रचना से चलता है। यानी वही व्यक्ति सृजनशील है जो कुछ न कुछ प्रोड्यूस करता है। वो आइडियाज़ हो सकते हैं, वो कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई थ्योरीज हो सकती है या कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे इसकी 2 मुख्य कसौटियाँ भी बताई हैं, अगर इनको वो फुलफिल करता है तो वो ही क्रिएटिव वर्क माना जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ओरिजिनलिटी और जो अप्रोप्रिएटनेस है उसका होना जरूरी है, वो सृजनात्मकता के लिए या जो क्रिएटिव प्रोडक्ट है उसके लिए मस्ट है। मौलिकता मीन्स उसके अंदर क्या नवीनता का होना जरूरी है, यानी जो पहले से भिन्न हो या कुछ नया हो। दूसरा इसमें बताया है कि वो रेलिवेंट होना चाहिए, यानी वो उपयोगी हो और संतोषजनक हो। अगर इन दोनों में से एक भी कसौटी या क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो उसको क्रिएटिव वर्क नहीं माना जा सकता। तो मुख्य जो कोर आइडिया है इसका मुख्य जो बात है इसमें क्या है, दोनों कसौटियाँ क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक एक दूसरे की पूरक हैं। केवल नया होना पर्याप्त नहीं है और केवल उपयोगी होना भी पर्याप्त नहीं है, यानी नया और उपयोगी दोनों ही क्या है सृजनशील परिणाम है, यानी क्रिएटिव प्रोडक्ट इस प्रोसेस या फिर कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी एज ए प्रोडक्ट के तौर पर जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है सृजनशील व्यक्तियों की विशेषताएं।
तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता को व्यक्तित्व की विशेषताओं के रूप में समझाया है। उन्होंने बताया है कि सृजनशील और गैर सृजनशील व्यक्तियों में किस तरह से अंतर किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ गुण हैं, जैसे मौलिकता है, जिज्ञासा अन्वेषण है, दूरदृष्टि है, स्वतंत्र निर्णय है, उच्च आकांक्षा स्तर है, गैर परंपरागत विचारों में रुचि है, प्रभाव विस्तारण, सृजन का गौरव, स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और विविधता। ये सारे के सारे जो की पॉइंट्स हैं या गुण हैं वो सृजनशील व्यक्ति और गैर सृजनशील व्यक्ति में क्या है अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण बताए गए हैं। नेक्स्ट है सृजनशील बालकों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड। अब सृजनशील बालकों की पहचान किस प्रकार की जाए? देखिए, शिक्षा में सृजनशील बालकों की पहचान करना क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनकी सृजनात्मकता को क्या है सही दिशा दी जा सकती है, उसको अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है। अगर हम मुख्य विचार की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों ने सृजनशीलता को या जो सृजनशील बच्चे हैं उनको पहचानने के लिए उनकी विशेषताओं का गहन अध्ययन किया, उनके आधार पर कुछ पॉइंट्स को निर्धारित किया जिसके आधार पर क्या है उनकी सृजनशीलता को मापा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम टॉरेंस के योगदान की बात करें तो ई पॉल टॉरेंस ने क्या है सृजनशील व्यक्तियों का अध्ययन किया, उनके व्यवहार का अध्ययन किया और सृजनात्मकता से संबंधित 84 जो 84 जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेड्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की, जिसके आधार पर क्या है सृजनात्मकता का मापन या उनकी पहचान की जा सकती है, या फिर कह सकते हैं कि जो सृजनात्मकता के मापन में या फिर पहचान में सहायक हैं। उन्होंने इसको कुछ समूहों यानी कैटेगरीज में प्रस्तुत किया। तो जो पहला समूह है वो है बौद्धिक संज्ञानात्मक गुण यानी कोग्निटिव ट्रेड्स। तो इसमें जो मुख्य जो ट्रेड्स उन्होंने शामिल कर रखे हैं वो हैं मौलिकता, जिज्ञासा, जटिल विचारों में रुचि यानी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एबिलिटी है, इमेजिनेशन है और विजनरी है। तो ये बुद्धि से यानी कोग्निटिव ट्रेड्स हैं जो टॉरेंस के द्वारा एक मुख्य जो समूह हैं कैटेगरीज बनाई गई हैं 84 ट्रेड्स को लेकर, उसमें ये शामिल हैं। दूसरे की हम बात करते हैं तो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंडिपेंडेंस है, इंडिविजुअलिस्टिक्स है, डिटर्मिनेशन है, रिस्क टेकिंग है, परसिस्टेंस है। और तीसरे की बात करते हैं तो इमोशनल ट्रेड्स हैं, जैसे सेंसिटिविटी, एनर्जी, इमोशनलिटी ही, एस्थेटिक सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर। फोर्थ हैं जैसे सोशल बिहेवियर ट्रेड्स हैं, नॉन कन्फर्मिंग है, सॉलिट्यूड है, नॉट नेसेसरीली पॉपुलर है, अनयूजुअल हैबिट्स हैं। तो पांचवें में जो वर्किंग स्टाइल है उसके सेल्फ स्टार्टर है, चैलेंजिंग टास्क है, अनयूजुअल वर्क पैटर्न्स हैं और थोरोनेस है। तो इस तरह के जो गुण हैं वो जो टॉरेंस थे उन्होंने इनको कैटेगराइज किया, उनको बताया कि इनके आधार पर क्या है जो सृजनात्मक बालक हैं उनकी पहचान की जा सकती है, या फिर जो ये गुण हैं सृजनात्मक बालकों की पहचान में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब बात आती है सृजनात्मकता का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता को क्या है मेंटल एबिलिटी, सृजनात्मकता क्या है कि मेंटल एबिलिटी है, इसको मापना कठिन है यानी कॉम्प्लेक्स है। कारण क्या है, इसके अंदर क्या है नोवेल्टी जैसे कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर जो मल्टीपल एबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। यानी कोई भी एक टेस्ट यानी सिंगल टेस्ट पूरी सृजनात्मकता को नहीं माप सकता। क्यों नहीं माप सकता? क्योंकि सृजनात्मकता किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सभी क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार की जो सृजनात्मकता है व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको एक सिंगल टेस्ट से क्या है मापना संभव नहीं है। अगर मैकनील की हम बात करें तो उन्होंने सृजनात्मकता के प्रत्येक घटक यानी ईच कंपोनेंट को अलग अलग परीक्षणों से मापने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हर एक कंपोनेंट को अलग टेस्ट से मापा जाना चाहिए। तो मापन से पहले आवश्यक है कि उन्होंने कहा है कि मापन से पहले जिस गुण को मापना है उसको स्पष्ट करना यानी उसको क्लियर करना, उसको ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ तौर पर प्रस्तुत करना और उसकी जो क्रियात्मक परिभाषा है उसको प्रस्तुत करना जरूरी है। अगर कुछ मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन सृजनात्मकता को मापने में दिया है वो हैं जेपी गिलफोर्ड हैं, एल थ्रस्टन हैं, ई पॉल टॉरेंस हैं, हार्ग्रीव्स हैं, हैरिस, ओवन और कैंट जैसे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सृजनात्मकता से संबंधित जो टेस्ट हैं उनको या परीक्षण हैं उनको प्रस्तुत या उनको डेवलप किया है। कुछ जो प्रसिद्ध परीक्षण हैं जैसे विदेशी परीक्षणों की बात करते हैं तो वो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, मिनीसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग और स्कूल क्रिएटिविटी टेस्ट और कॉलेज स्टूडेंट क्रिएटिविटी टेस्ट। कुछ भारतीय हैं जैसे बीके पासी के द्वारा डेवलप टेस्ट है, बाकर मेहंदी के द्वारा डेवलप क्रिएटिविटी टेस्ट है। अगर हम इनकी जो लिमिटेशंस हैं उनकी बात करें तो क्रिएटिविटी क्या है ब्रॉड कंसेप्ट है, उसको किसी भी सिंगल टेस्ट से नहीं मापा जा सकता।
कई सृजनात्मकता परीक्षण क्या हैं बने हैं, उनकी जो व्यवहारिकता है यानी जो उनकी उपयोगिता है वो पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाई है। समस्या क्या है वहाँ पे, रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी की, या फिर कह सकते हैं कि कोरिलेशन की यहाँ पे समस्या देखी जाती है। तो कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं कि हालांकि उनकी जो रिलायबिलिटी है वो वैलिडिटी है वो पूर्णतः संतोषजनक नहीं है, फिर भी जब तक बेहतर विधियाँ नहीं बनती या उपलब्ध नहीं हैं तो इन्हीं का उपयोग करके सृजनात्मकता को मापा जाता है। तो सृजनात्मकता से संबंधित कुछ जो मुख्य परीक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है गिलफोर्ड व मैरीफील्ड का सृजनात्मक परीक्षण, यानी इसको विकसित करने का श्रेय जेपी गिलफोर्ड और मैरीफील्ड को जाता है। यह कॉलेज छात्रों का जो सृजनात्मकता स्तर है उसको मापने के लिए बनाया गया है। इसके अनुसार सृजनात्मकता में मुख्यतः डाइवर्जेंट प्रोडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और रीडायरेक्शन जैसे गुणों को शामिल किया गया है, यानी इन्हीं का वो मापन करता है। अगर इसके मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करें तो ये सेंसिटिविटी यानी समस्या को पहचानने, विविधता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग विचारों को प्रस्तुत करने, प्रवाह यानी फ्लुएंसी यानी अधिक विचारों को उत्पन्न करने, ओरिजिनलिटी यानी नए और अनोखे विचार प्रस्तुत करने, इलेबोरेशन यानी विचारों को विस्तार से प्रस्तुत करने और पुनः परिभाषीकरण यानी वस्तु को नए अर्थ में या नए उपयोग में दिखाना, इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट है टॉरेंस का टेस्ट यानी टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट। टॉरेंस का जो टेस्ट है वो ई पॉल टॉरेंस द्वारा क्या विकसित किया गया है, सबसे प्रसिद्ध परीक्षण माना जाता है। इसके दो प्रकार बताए गए हैं, वर्बल और फिगरल टेस्ट, यानी वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट भी इसको बोला जा सकता है। ये क्या शाब्दिक परीक्षण है यानी थिंकिंग क्रिएटिविटी विद वर्ड्स है। दूसरा है जो आकृति परीक्षण है यानी फिगरल टेस्ट है, यानी थिंकिंग क्रिएटिवली विद फिगर्स। इसके में जो मुख्य टास्क हैं, जो मुख्य कार्य क्या हैं, ये चित्रों से जुड़ा हुआ है, अधिक प्रश्न पूछना या वस्तु खिलौने में सुधार के सुझाव, उसमें किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं, या फिर किसी वस्तु के अधिक उपयोग क्या हो सकते हैं, या फिर कोई अपूर्ण चित्र है उसको पूरा करना, या फिर कोई कहानी है उसको शीर्षक देना इसमें शामिल है। अगर इसके हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो वो हैं फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, जिसकी हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है पासी का टेस्ट यानी पासी का सृजनात्मक परीक्षण। पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी 1972 में इन्होंने डेवलप किया था। यह पूर्णतः स्कूल जो बालक हैं, स्कूल के बालकों की सृजनात्मकता को मापने के लिए इन्होंने विकसित किया था। यह भी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का यानी वर्बल और नॉन वर्बल है। इसके मुख्य 6 सबसेट यानी कंपोनेंट हैं। तो पहला है समस्या की जांच यानी सीइंग प्रॉब्लम, यानी वस्तु के कुछ दोष और उसमें कोई समस्या बताना। दूसरा है उसके अनयूजुअल यूजेस यानी वस्तु के अधिक से अधिक उपयोग बताना। उसके बाद परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कोई घटना है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उनको प्रस्तुत करना। इसके बाद है प्रश्नात्मक योग्यता यानी वस्तुओं पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। पांचवा है आकृतियों को व्यवस्थित करके वर्ग बनाना, इसको वर्ग पहेली में शामिल किया गया है। छठा है ब्लॉक टेस्ट यानी घनों से नई नई आकृतियों को बनाना या नए नए शीर्षक प्रस्तुत करना इसमें शामिल है। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो पहले जो 4 दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो क्या हैं, वो वर्बल हैं, और जो 2 अंतिम दिए हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, वो है नॉन वर्बल में शामिल हैं। कुल टाइम की बात करें तो 80 मिनट है और ये दोनों पर एप्लीकेबल है। ये इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट दोनों प्रकार का, यानी दोनों तरह से परीक्षण क्या है, संभव है। अगर हम स्कोर की बात करें तो इसमें कुल सृजनात्मकता स्कोर को शामिल किया जाता है। फोर्थ है बाकर मेहंदी टेस्ट। बाकर मेहंदी का जो सृजनशील चिंतन परीक्षण है वो बाकर मेहंदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का है, यानी इसमें वर्बल शाब्दिक और अशाब्दिक या चित्रात्मक जो गुण हैं वो उनको समाहित किया गया है। अगर हम इसके वर्बल टेस्ट की बात करें तो इसमें 4 टास्क शामिल किए गए हैं। पहला है परिणाम परीक्षण यानी कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। इसमें यह है कि यदि ऐसा हो जाए तो असंभव स्थितियों के परिणाम बताना, यदि ऐसा हो तो क्या होगा, इस तरह से क्या है बालक की सृजनात्मकता को ये मापता है। दूसरा जो इसका टास्क है उसमें है असामान्य उपयोग यानी वस्तुओं के नए नए उपयोग बताना, या फिर नए रिलेशनशिप यानी नए संबंध बनाना। शब्दों के बीच हो सकते हैं, वस्तुओं के बीच हो सकते हैं, या फिर अन्य किसी व्यक्तियों के बीच हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें उत्पाद सुधार यानी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, यानी वस्तु को किस तरह से बेहतर या रोचक बनाया जा सकता है। इसका जो समय है वो 48 मिनट है। अगर इसके हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो मुख्य फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें 3 टास्क मुख्य शामिल हैं, जैसे मेक ए पिक्चर यानी चित्र बनाओ, चित्र को पूरा करो, या आकृतियों
से चित्र बनाना। इसका जो समय है वो 35 मिनट है और इसके मुख्य जो कंपोनेंट है ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन है। यह भी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार की जो सृजनात्मकता है उसको मापने में सहायक। सृजनात्मकता का महत्व। अब देखिए सृजनात्मकता का क्या महत्व है, क्रिएटिविटी का बालक के लिए क्या महत्व है। क्रिएटिविटी से बालक क्या है, समस्या समाधान में सहायक है। यानी अगर बालक के सामने कोई भी समस्या प्रस्तुत कर दी जाए, अगर वो क्रिएटिव माइंड है तो वो उसको आसानी से सोल्व कर लेता है। क्रिएटिविटी से क्या है, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। बालक नए नए विचार, नई नई वस्तुओं या उनमें मॉडिफिकेशन करके उनको रिप्रेजेंट करता है। यह मतलब एजुकेशन में भी क्या है, इफेक्टिव रोल प्ले करती है। यानी जो बालक जितना क्रिएटिव होगा उसको वो शिक्षा में भी उतना ही क्या है सक्सेस हो पाएगा, या फिर जो उसकी अचीवमेंट होगी वो औरों से कहीं अधिक होगी। क्रिएटिविटी से बालक को जो सेल्फ एक्सप्रेशन है यानी आत्म अभिव्यक्ति का क्या, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर उसको मिलते हैं। उसके माध्यम से वो इनेट जो पावर्स हैं या जो इनेट एबिलिटीज हैं उनको क्या है रिप्रेजेंट कर सकता है। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ओरिजिनल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग में या फिर डिसीजन मेकिंग में पूर्णतः हेल्प करती है। अगर हम इकोनॉमिक वैल्यूज़ और सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ भी क्रिएटिविटी का महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि रोल पाया गया है। अगर हम समाज के विकास में योगदान की बात करते हैं तो समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो विभिन्न क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा समय समय पर क्या है उनके समाधान उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसलिए क्रिएटिविटी का एक बालक के लिए बहुत महत्व है। अगर हम सृजनशील बालकों की शिक्षा की बात करें तो उनकी शिक्षा पर क्या है विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं उनको विकसित किया जाना जरूरी है, क्योंकि सृजनात्मकता ही क्या है जीवन में सफलता दिला सकती है। देखिए हर बालक क्या है, हर बालक के अंदर क्या है कोई ना कोई सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होती है, और शिक्षा का कार्य क्या है उसकी जो इनेट पावर्स हैं, इनेट एबिलिटीज़ हैं या उसके अंदर जो क्रिएटिविटी छिपी हुई है उसको पहचान कर उसको उस तरह के अवसर प्रदान करना ताकि वो उसकी जो क्रिएटिविटी है या जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ावा मिल सके। उसके अंदर नई सोच और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ावा देना, और उसके अंदर छिपी हुई जो भावनाएं हैं या फिर जो छिपे हुए गुण हैं उनको नर्चर करना, उनको डेवलप करना शिक्षा का अहम कार्य है। अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो सृजनात्मकता और जो शिक्षा है वो घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है। यानी शिक्षा के माध्यम से, उसके ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से, उसके करिकुलम के माध्यम से और टीचिंग मेथड्स के माध्यम से सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। उसके ऑब्जेक्टिव इस तरह से निर्धारित करें कि वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले हों। करिकुलम इस तरह का तैयार किया जाए, उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाए कि बालक का जो क्रिएटिव माइंड है वो डेवलप हो। इस तरह की टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाएँ जो सृजनात्मकता में हेल्प करें। यानी हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता के विकास में उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था होना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उपाय। देखिए सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। तो एक क्रिएटिव टीचर कुछ रचनात्मक करके या फिर उस तरह के रचनात्मक उदाहरण प्रस्तुत करके क्या है बालकों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकता है। उनको नई जानकारियों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके या फिर इंडिपेंडेंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल करके बालकों को क्या है स्वतंत्रता दे कि वो विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करें। अध्यापक उनको सुने, उनको प्रोत्साहित करे, या फिर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके क्या है उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। मोटिवेशन के माध्यम से भी क्या है क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है कि उनके अच्छे कार्यों की सराहना करना, स्वस्थ प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना उनमें, जिससे उनमें क्या आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी या उसको बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करवा के यानी बालकों को कुछ समस्याएं दे दी जाएं, उनके बाद उनके ऊपर उनके समाधान लिए जाएं, उसके आधार पर उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। स्पोर्टिव एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करवा के ठीक है जहाँ पे मौलिकता और विविधता जैसे गुण हों उससे भी उनकी क्या क्रिएटिविटी को बढ़ने में हेल्प होगी। जो छात्रों का इंटरेस्ट है या जो उनका मोटिवेशन है उसको डेवलप करके या उसको बनाए रखे तो उसके माध्यम से भी क्या क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद उनको निर्माण के और खोज के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वो क्या है कोई नया इन्वेंट कर सकें या कोई इम्प्रूवमेंट जैसी जो गतिविधियां उनमें उनको भाग दिलाकर या फिर उनके अंदर जो भी डर और झिझक छिपी हुई है उनको दूर करके क्या है उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। उनको विभिन्न प्रकार की जो वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं उनसे जोड़कर या उनके विभिन्न प्रकार के जो समाधान हैं उनकी सोच के आधार पर प्रस्तुत करवाकर उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है।
महान व्यक्तियों से प्रेरणा दिलाकर, यानी वैज्ञानिक और जो अन्वेषक हैं या फिर महत्वपूर्ण जो चिंतक हैं उनके जीवन से सीख दिलाकर भी सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। मौलिकता और विविधता को बढ़ाकर भी बालकों में सृजनात्मक जो अभिव्यक्ति है या रचनात्मक अभिव्यक्ति है उसको अवसर उपलब्ध करवाकर बढ़ाने का एक शिक्षक या शिक्षा के माध्यम से काम किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा सृजनात्मकता से संबंधित जो मुख्य जो पॉइंट्स थे उनका डिस्कशन। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इस तरह की महत्वपूर्ण क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।